आज के इस वीडियो में हमारा मुद्दा है कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर को समझना, और वो भी माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ऐसा कौन सा बिहेवियर है जो कि एक मटेरियल का कंडक्टर होना, इंसुलेटर होना या सेमीकंडक्टर होना इसे डिसाइड करता है। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अगर बात करें तो वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड और फॉरबिडन एनर्जी गैप, ये जो कॉन्सेप्ट है ये तीनों मिला जुला कॉन्सेप्ट है। ये जो कॉन्सेप्ट है इसी से डिसाइडेड होता है कि कोई मटेरियल कंडक्टर होगा, इंसुलेटर होगा या सेमीकंडक्टर होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो मोटे मोटे तौर पे हम कहते हैं कंडक्टर क्या है, इंसुलेटर क्या है और सेमीकंडक्टर क्या है, वो है कि कंडक्टर करंट को इजीली अलाउ करता है पास होने में, इंसुलेटर बिल्कुल नहीं करता है, और सेमीकंडक्टर कुछ सर्टेन केसेस में करंट को पास होने में अलाउ करता है और बाकी केसेस में नहीं करता है। जैसे नॉर्मली अगर सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर को आप बढ़ाते हैं तो उसका कंडक्टिविटी बढ़ जाता है, मतलब कि वो करंट को अलाउ करता है पास होने में। लेकिन अगर कंडक्टर को देखें तो उसका अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो फिर उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तो वो करंट को इजीली अलाउ नहीं करेगा। तो इस तरह के डिफरेंसेस हैं। जो मेन रेस्पॉन्सिबल चीज है किसी भी मटेरियल का जो कि करंट को अलाउ करता है अपने से पास होने में, वो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। किसी में अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा किसी मटेरियल में तो हम कह सकते हैं कि उसमें करंट फ्रीली पास करेगा। तो सिंपल तौर पे हम कह सकते हैं मोटे मोटे तौर पे कि कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इंसुलेटर में बिल्कुल नहीं होते हैं, और सेमीकंडक्टर में पता नहीं क्या। अभी तो हम शुरुआत कर रहे हैं इस टॉपिक की, बाद में चलिए आगे देखेंगे कि सेमीकंडक्टर में एग्जैक्टली होता क्या है। तो मेन रेस्पॉन्सिबल चीज जो है वो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो हमने 3 मटेरियल का सैंपल लिया है, तो 1, 2, 3, तीनों में हमने 6 एटम्स को कंसीडर किया है। अब कौन सा कंडक्टर है, कौन इंसुलेटर है, कौन सेमीकंडक्टर है, इस पे हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल तो देख ले 3 सैंपल है, तीनों अलग अलग है। इसमें कोई कंडक्टर है, कोई इंसुलेटर है, तो कोई सेमीकंडक्टर है। अब इसमें किसी में फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल रहेंगे, किसी में बिल्कुल नहीं होगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और किसी में किसी सर्टेन केसेस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होगा। तो ये तो हो गया पहला मुद्दा कि वो चीज जो रेस्पॉन्सिबल है करंट के लिए वो किसी मटेरियल का वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं होता है बल्कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। देखने वाली बात यह भी है कि अगर 2 एटम्स आइसोलेटेड हो, मान ले यहां एक एटम है और यहां एक एटम है, दोनों आइसोलेटेड है, दोनों एक दूसरे के इन्फ्लुएंस से भी दूर है, तो फिर इसमें होता क्या है कि किसी एक सर्टेन वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अगर आप कंसीडर करें तो दोनों के लिए जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका जो एनर्जी होता है वो सेम होता है। हाँ, यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि एनर्जी तभी सेम होंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के जब वो इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिटल से हो। तो जो भी हो, इतना ज्यादा डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे, हमें सिर्फ मुद्दा को समझना है और चीजों को सिंपल रखना है। लेकिन अगर बहुत सारे एटम्स एक साथ रहें, बहुत करीब रहें, तो फिर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सेम एटम, सेम नेचर का एटम है और हम सभी का वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ही कंसीडर कर रहे हैं, फिर भी हम ये पाते हैं कि अलग अलग एटम्स का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है उनका एनर्जी लेवल अलग अलग होता है, स्लाइटली डिफरेंट होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप पाएंगे बहुत सारे एटम्स अगर एक दूसरे के करीब हो तो फिर एक एटम का न्यूक्लियस दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने लगा है। सो इस तरह के केसेस अपीयर करेंगे और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन भी होगा। सो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपल भी करेंगे। सो इस तरह के एक कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो क्रिएट होता है जिसके कारण कि अलग अलग एटम्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अलग अलग एनर्जी मिलता है। और जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे उनका भी एनर्जी सेम नहीं होगा, वो भी एक रेंज में होगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो
वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर है तो जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हें हम उनके एनर्जी के हिसाब से इस ग्राफ में प्लॉट करेंगे। सो ये जो दिख रहा है आपको, ये एनर्जी है, जो नंबर्स आपको दिख रहा है ये सारे एनर्जी लेवल्स हैं। सो ये है एनर्जी, और इस एनर्जी को मेजर किया जा रहा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। हमने क्या किया, सबसे पहले इस सैंपल का जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हें उनके एनर्जी के हिसाब से प्लॉट कर लिया। तो उनके एनर्जी के हिसाब से हमने पाया कि एक इलेक्ट्रॉन का एनर्जी इस रेंज में है, एक का यहाँ है, एक को हमने यहाँ प्लॉट किया, एक को यहाँ। तो इस तरह से हमने सारे इलेक्ट्रॉन्स को प्लॉट किया, तो वो एक सर्टेन रेंज में हमें मिला। और वो रेंज किस तरह का रेंज है, वो रेंज है देखिए कुछ इतना है वो रेंज। सो जो फर्स्ट सैंपल है उसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो इस बैंड में अपीयर कर रहा है, इस रेंज में अपीयर कर रहा है। तो इसे हम कहते हैं वैलेंस बैंड। बैंड देखिए ये एक बैंड है, इसी बैंड में सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहा है। अब मान ले कि अगर यहां पर कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता, तो अगर मान ले इस केस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता, हमने काफी ज्यादा एनर्जी दिया इसको, तो कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहां क्रिएट हो गए। सो मान ले कि कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट हुए, सैंपल तो बहुत छोटा है, हम अगर सैंपल को बड़ा करते हैं तो और कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमें दिखेंगे। अगर हम इन्हें प्लॉट करते हैं तो हम पाते हैं कि वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कुछ इस रेंज में एग्जिस्ट कर रहा है, कुछ इस रेंज में। सो हमने उन सभी इलेक्ट्रॉन्स को प्लॉट कर लिया, जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमें दिखे, और हमने पाया कि वो सारे इस रेंज में एग्जिस्ट कर रहे हैं। इस मटेरियल के लिए वो इस रेंज में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ये जो रेंज है, ये जो बैंड है, इस बैंड को हम कहते हैं कंडक्शन बैंड। क्यों? क्योंकि ये उन इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जी का बैंड है जो कि कंडक्ट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, अर्थात वो सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये कंडक्शन बैंड है, इसी को कंडक्शन बैंड कहते हैं हम। कंडक्शन बैंड किस मटेरियल की बात कर रहे हैं हम इस पहले मटेरियल की बात कर रहे हैं। और यहां बीच में जो गैप है, इन दोनों के बीच में जो गैप है, इसी गैप को कहा जाता है फॉरबिडन एनर्जी गैप। फॉरबिडन एनर्जी, ये फॉरबिडन क्यों है? क्योंकि देखिए जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं यहां पर इस सैंपल में, सारे इलेक्ट्रॉन्स या तो इस रेंज में होंगे, इस एनर्जी रेंज में होंगे, या फिर इस एनर्जी रेंज में होंगे। यहां बीच में इस एनर्जी रेंज में कोई इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं है, इसीलिए इसे कहा जाता है फॉरबिडन एनर्जी गैप। इलेक्ट्रॉन्स यहां अलाउड ही नहीं है रहने के लिए। अब हम क्या करते हैं, अगला सैंपल को चूज करते हैं। अगला सैंपल कुछ ऐसा है, जब हमने इसके सारे इलेक्ट्रॉन्स को प्लॉट कर लिया, जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं और जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हमें दिखा कि जो बैंड है, जो वैलेंस बैंड है, वो वैलेंस बैंड कुछ इस रेंज में है, ये वैलेंस बैंड है इसका। और हमने पाया कि जो कंडक्शन बैंड है, वो कंडक्शन बैंड कुछ इस रेंज में है, ये है इसका कंडक्शन बैंड। सो ये रहा इसका कंडक्शन बैंड और ये रहा इसका वैलेंस बैंड। तो इस केस में देखिए जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है ये बहुत छोटा है, ये बहुत ही छोटा है। इसका मतलब कि अगर आप कंपेयर करें इन दोनों को, किसी इलेक्ट्रॉन को, फर्स्ट केस में किसी इलेक्ट्रॉन को अगर आपको वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में भेजना है तो आपको काफी ज्यादा एनर्जी देना होगा। कम से कम एनर्जी कितना देना होगा? अगर मान ले इसी इलेक्ट्रॉन को आप चूज करते हैं, आपको यहां से इसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन से
अगर आपको बनाना है मान ले फ्री इलेक्ट्रॉन ताकि ये करंट कंडक्ट कर दे, तो इसके लिए आपको इतना एनर्जी देना होगा। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यहां मेजर करें तो देखिए 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको देना होगा, यहां पर प्रोवाइड करना होगा, तब जाके ये इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन बनेगा। लेकिन यहां वो केस नहीं है। इस दूसरे केस में मान ले यहां एक इलेक्ट्रॉन, हमने उसे एनर्जी के हिसाब से प्लॉट किया और ये फ्री इलेक्ट्रॉन बन सकता है यहां पहुंचने से, तो आप पाएंगे बहुत कम एनर्जी चाहिए होगा इस केस में। इस केस में हो सकता है ये है 3 से 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस केस में ये जो एनर्जी है ये बहुत कम है। तो हम कह सकते हैं कि यहां फ्री इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए जितना एनर्जी हमें देना होगा उससे कम एनर्जी हमें यहां पर देना होगा, लेकिन कुछ एनर्जी देना होगा। और वो एनर्जी हो सकता है कि अगर आप कुछ हीट एनर्जी इसे दे, इसका टेम्परेचर को बढ़ा दे, तो हो सकता है क्या डेफिनेटली होता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन जाते हैं। यहां पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहां फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन जाते हैं। तो कब? जब हम कुछ हीट एनर्जी देते हैं या फिर कोई हाई इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहां एग्जिस्ट करता हो, कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एग्जिस्ट करे तब। अब तीसरे केस में आते हैं। तीसरा केस ऐसा है कि यहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली अवेलेबल है, आपको न बाहर से कुछ एनर्जी देना पड़ रहा है, वो ऐसे ही एग्जिस्ट कर रहा है। सो यहां फ्री इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, आपको कुछ करना नहीं पड़ रहा, ना हीट देना पड़ रहा, न बाहर से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करना पड़ रहा। तो यहां पर यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स कभी वैलेंस शेल में चला जाता है, कभी कोई वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाता है, क्योंकि ये तो फ्रीली अवेलेबल है। अगर ये फ्रीली अवेलेबल है, बाहर से एनर्जी देना नहीं पड़ रहा आपको, इसका मतलब इनका जो एनर्जीज है ये बहुत क्लोज है, लगभग बराबर है, तब जाके ये फ्रीली अवेलेबल है। वरना हमें एक्स्ट्रा एनर्जी देना पड़ता है इसे फ्री इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए। तो इस केस में हमने ये पाया कि ये जो वैलेंस बैंड है, ये वैलेंस बैंड कुछ इतना है, वैलेंस बैंड इसका, और इसे हम शेड अगर कर दें, और जो कंडक्शन बैंड है वो कंडक्शन बैंड कुछ इतना है, ये एक दूसरे को ओवरलैप कर गया है। यहां आप आसानी से समझ सकते हैं कि ये जो रेंज है, इस रेंज के जो एनर्जी है, इस एनर्जी का फ्री इलेक्ट्रॉन भी अवेलेबल है, इस एनर्जी का वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी अवेलेबल है। तो यहां जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो आपको नेचुरली मिलेगा। और यहां मैं आपको बता दूं कि इस तरह के सिचुएशन में हम कहते हैं कि ये है कंडक्टर। सो इसे हम कंडक्टर कहते हैं। और ये जो पहला वाला मटेरियल था जो कि बिल्कुल ही अलाउ नहीं करता है करंट, उसे हम कहते हैं इंसुलेटर। और ये जो बीच में दूसरा वाला मटेरियल है, देखिए ये कंडक्ट तो कर रहा, लेकिन कुछ स्पेशल केसेस में कंडक्ट करेगा, जैसे कि जब हम हीट प्रोवाइड कर देंगे या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उन केसेस में ये करंट को अलाउ करेगा। सो इसीलिए कंडक्टर तो है लेकिन आधा कंडक्टर है, और आधा को हम सेमी कहते हैं। तो ये है सेमी कंडक्टर। सो आप फॉरबिडन एनर्जी गैप से ही डिसाइड कर सकते हैं कि कौन इंसुलेटर है, कौन सेमीकंडक्टर है और कौन कंडक्टर है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।